हेलो मित्रों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे राज्यों के पुनर्गठन पर। हम लोग अपने कंप्लीट संविधान सीरीज को आगे ले चलते हैं और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन, अर्थात भारत में ये जो वर्तमान में राज्य हैं किस प्रकार से अस्तित्व में आए, संविधान में क्या प्रावधान है, राज्यों के निर्माण संबंधी क्या प्रावधान है। इस राज्यों के पुनर्गठन संबंधी बात को हम आगे ले चलें, इसके पहले जरा सा प्रीवियस क्लास को जानना जरूरी है। तो देखिए, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने भारत के संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 की चर्चा की थी और देखा था कि संघ का नाम, उसका राज्य क्षेत्र कहां बताया गया है, किस प्रकार से अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश के बारे में प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 3 में किस प्रकार से जो वर्तमान में राज्य हैं उनके नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन और नए राज्यों के निर्माण संबंधी प्रावधान हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो राज्यों का पुनर्गठन का सामान्य अर्थ है कि जो वर्तमान में राज्य हैं उनको फिर से पुनर्गठित करना, अर्थात सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण, केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण। तो ये प्रीवियस क्लास में हम लोग जान पाए थे कि ये सारी पावर किसके पास है, संसद के पास है। यह कार्य माने भारत में राज्यों के पुनर्गठन संबंधी जो शक्ति है वो संसद में निहित है और संसद ये सारे काम कैसे कर सकती है, साधारण बहुमत से करती है, साधारण बहुमत से करती है। और इस बारे में जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में स्पष्ट अंतर हम लोगों ने समझा था। ठीक, चलिए इतनी बात हम लोग जान गए। अब चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में हमारे राज्य जो हैं अस्तित्व में आए हैं। क्या ये संविधान लागू होते ही सब अस्तित्व में आ गए थे या समय समय के साथ अस्तित्व में आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर। तो जो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो अगर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर माने जब भारत आजाद हो रहा था तब की बात की जाए तो उस समय जो पोजीशन थी वो थी, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल थी। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल था एक टेरिटरी, दूसरी और तीसरी, तीन अलग अलग प्रकार के राज्य क्षेत्र शामिल थे। एक तो ब्रिटिश भारत शामिल था। ब्रिटिश भारत का संबंध है भारत के उस हिस्से से जिस पर ब्रिटेन का कब्जा था, और दूसरा हिस्सा क्या था, देसी रियासतें थी। देसी रियासत, देसी राजा रजवाड़े जो किसी न किसी प्रकार से ब्रिटिश भारत के साथ संधियों में शामिल थे। और तीसरा हिस्सा था कुछ और विदेशी शक्तियों का, जिसमें स्पेशली फ्रांसीसी, कुछ ऐसे हिस्से थे जिस पर फ्रांसीसी का कब्जा था और कुछ ऐसे हिस्से थे जो पुर्तगालियों के नियंत्रण में थे। तो देखिए, अब जो भारत आजाद हो रहा था वो फ्रांसीसियों से आजाद नहीं हो रहा था। अर्थात जब 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण हुआ, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होता है, तो वो केवल किन हिस्सों पर, ब्रिटिश भारत पर। जो ब्रिटिश भारत था वो दो हिस्से में बटा, एक हिस्सा चला गया पाकिस्तान के पास और दूसरा हिस्सा मिला भारत के पास। तो ब्रिटिश प्रांत भारत में मिले। देसी रियासतों को दो विकल्प मिला, वो या तो भारत या पाकिस्तान, इन दोनों देशों में से किसी भी देश में शामिल हो सकते थे या वो स्वतंत्र रह सकते थे। ठीक, तो ऐसे स्टेटस पर फ्रांसीसियों का नियंत्रण जहां था वो बना रहा, क्योंकि ब्रिटिश भारत आजाद हुआ था, फ्रांसीसियों का भारत आजाद नहीं हुआ था, और पुर्तगालियों का नियंत्रण जहां था वहां बना रहा। तो भारत या पाकिस्तान में देसी रियासत शामिल हो सकते थे या स्वतंत्र रह सकते थे।
अब अगर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हम लोग बात करें तो जो देशी रियासतों की संख्या निकल करके आती है वो आती है 552। कितनी? 552 देशी रियासतें। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल पर कुल 552 देशी रियासतें थी। तो अगर देशी रियासतों के बारे में बात करें कि कुल कितने थे, तो देशी रियासत थे 552। इन 552 देशी रियासतों में सब ठीक ठाक चला, 3 को छोड़कर 549 देशी रियासतों का विलय भारत में हो जाता है। लेकिन 3 देशी रियासत, देखिए किस प्रकार से कहानी चलती है। लेकिन क्या होता है, 3 देशी रियासत। अब वो 3 देशी रियासत कौन कौन सी थी, इस पर हम लोग देखते हैं। 549 देशी रियासतों का तो भारत के प्रथम गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री के प्रयासों से भारत में विलय हो गया। लेकिन 3 देशी रियासत में एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है जूनागढ़ रियासत और तीसरा है हैदराबाद। तो इन 3 रियासतों ने क्या तय किया, जम्मू कश्मीर ने स्वयं को स्वतंत्र रहने का विकल्प लिया। जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासत पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, लेकिन यहां पर जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा और हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई के द्वारा अंततः ये तीनों का विलय हुआ। लेकिन इन तीनों का विलय सामान्य नहीं था। तो जम्मू कश्मीर का विलय कैसे होता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा होता है। जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के माध्यम से, जनता की राय ली गई, जनमत संग्रह के माध्यम से भारत संघ में शामिल होती है। और हैदराबाद रियासत में पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, तो पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। तो इन सब के माध्यम से फाइनली जम्मू कश्मीर भी, जूनागढ़ भी और हैदराबाद भी, यह रियासत भी क्या होती है, भारत में शामिल हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से देशी रियासत तो हमें शामिल हो जाती है। लेकिन अभी भी कौन सा हिस्सा बचा था, अगर देखा जाए तो अभी भी पुर्तगालियों के नियंत्रण वाला हिस्सा और दूसरा हिस्सा था कौन सा, दूसरा हिस्सा था फ्रांसीसियों के नियंत्रण वाला कब्जा। तो फ्रांसीसी मुख्यतः पौंडीचेरी, आज जो हमारा पौंडीचेरी है उसके राज्य क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए हुए थे। गोवा और दमनदीप के हिस्से पर किसका कब्जा था, पुर्तगालियों का। ठीक, तो आगे चल करके फ्रांसीसियों से जो नियंत्रण मिला भारत को 1954 में, हम फ्रांसीसियों के नियंत्रण वाले भारत भूभाग को अपने देश में कब शामिल कर पाए, 1954 में। तो ये कहानी अभी 1954 तक चलती है। और फिर पुर्तगालियों के नियंत्रण से अगर देखा जाए, गोवा को हम और दमनदीप को निकाल पाए 1961 में। तो फ्रांसीसियों से हमें जो भारत की भूभाग ट्रांसफर हुए वो तो फ्रांसीसी सरकार के एक समझौते के माध्यम से, लेकिन पुर्तगालियों से 1961 में सैन्य कार्रवाई के माध्यम से ये हमें प्राप्त हुआ। तो देखो, भारत आजाद होता है, ब्रिटिश भारत 2 हिस्सों में बटा, उसके कुछ हिस्से कहाँ चले जाते हैं, उसके कुछ हिस्से चले जाते हैं पाकिस्तान, बनता है एक नया देश और बना भारत। ब्रिटिश भारत के साथ जो देशी रियासतों के साथ संधि समझौते थे उससे देशी रियासतें मुक्त हो जाती हैं। और फिर 552 देशी रियासतों में 549 का तो आसानी से विलय हो गया, लेकिन 3 देशी रियासतें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन तीनों में एक विलय पत्र के माध्यम से, दूसरा जनमत संग्रह के माध्यम से और हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हमारे देश में शामिल होता है, भूभाग में शामिल होता है। फ्रांसीसियों पर नियंत्रण जहां जहां था उन हिस्सों को हम लोग 1954 में प्राप्त कर पाए और पुर्तगालियों के नियंत्रण वाले भूभाग को 1961 में अपने देश में शामिल कर पाते हैं। ठीक, तो ये कहानी बनती है। और भारत में जो भी देशी रियासतें शामिल होती हैं, बाद में पुलिस कार्रवाई, इन सब के माध्यम से, इन सब को अगर देखा जाए तो उसी समय संविधान निर्माण भी हो रहा था।
1950 में जो भारत में राज्य क्षेत्र का सीन निकल करके आया, जो दृश्य दिख रहा है, माने भारत भूभाग को जो बांटा गया था, वो भारत के संविधान में, देखिए भारत के संविधान में 1950 में जो भारत का राज्य क्षेत्र था, वो कुल 4 हिस्सों में बटा था। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ठीक है, कितने श्रेणियों में विभक्त था? 4 श्रेणियों में। तो जितने भी राज्य क्षेत्र थे, कुल 29 राज्य क्षेत्र थे। 1950 में जो भारत में राज्य क्षेत्र निकल करके आए वो कुल 29, और 29 राज्य क्षेत्रों में ये सब के सब 4 अलग अलग कैटेगरी में थे। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। जो ए श्रेणी के राज्य क्षेत्र थे उनमें कुल 9 राज्य, बी श्रेणी के राज्य क्षेत्रों में भी 9 राज्य, सी श्रेणी के राज्य क्षेत्रों में 10 राज्य, तो कुल हो गए 28, और डी श्रेणी के राज्य क्षेत्र में कुल 1 राज्य थे। तो टोटल 29 राज्य क्षेत्र थे। 29 राज्यों में 1950 में भारत विभक्त होता है, लेकिन इसमें शामिल था ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। तो अगर देखा जाए तो देसी रियासतों का जो विलय था भारत में एक प्रकार से अस्थायी था। माने 1950 में जो 29 राज्य थे, एक प्रकार से जो देसी रियासतों को मिलाकर ब्रिटिश भारत में देसी रियासतों को मिलाकर जो भारत का एकीकरण किया गया था, वह एक प्रकार से अस्थायी था, क्योंकि उसके निर्माण में कुछ ध्यान नहीं दिया गया था। भौगोलिक विविधताओं को, सांस्कृतिक विविधताओं को इसे ध्यान नहीं दिया गया था। जैसे जैसे भारत सरकार के देशी राजाओं के साथ संधि समझौते होते गए, वैसे वैसे नए राज्यों का सृजन होता गया। इसी कारण स्वतंत्रता के ठीक बाद, क्योंकि यह अस्थायी विलय था, इसी कारण 29 राज्य क्षेत्रों में विभक्त तो था, लेकिन इसी कारण क्या स्थिति बनती है, भारत में आजादी के ठीक बाद, स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत में राज्यों को, भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करने की आवाज उठना शुरू हो जाती है। और स्पेशली यह आवाज साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत में होती है। तो स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत के दक्षिणी भाग से भाषाई आधार पर राज्यों को अलग करने के लिए एक आंदोलन चल पड़ा, और वो आंदोलन काफी सख्त हो गया। तो स्वतंत्रता के बाद क्या देखते हैं हम लोग, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग शुरू हो गई, और राज्यों की मांग का आंदोलन काफी उग्र हो गया। राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी वो काफी उग्र हो गई, और जून 1948 तक स्थिति ये बनी कि भारत सरकार को एक कमेटी गठित करना पड़ा, और उस कमेटी का नाम था एस.के. धर कमेटी, क्योंकि इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो एस.के. धर। तो जून 1948 में भारत सरकार ने जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की डिमांड आ रही थी, उस पर विचार करने के लिए, अपनी संस्तुति देने के लिए, कब, जून 1948 में एक एस.के. धर की अध्यक्षता में, एस.के. धर की अध्यक्षता में, तो इसे आप नोट करेंगे ये नाम, एस.के. धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। प्रांत आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो इसको ये विचार करना था कि भाई भारत में जो भाषा के आधार पर प्रांत के गठन के आंदोलन चल रहे हैं, क्या उनकी डिमांड जायज़ है? जायज़ है तो कहाँ तक, कौन से राज्य बन सकते हैं? ठीक। दिसंबर 1948 में क्या होता है, दिसंबर 1948 में
एसके धर कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दिया और एसके धर कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसने भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक, तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो आधार था उसने साफ साफ सिफारिश किया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राज्यों के गठन का आधार क्या होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा। उसने क्या बताया? भारत में राज्यों के गठन का आधार भाषा नहीं होना चाहिए, राज्यों के गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए एसके धर कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है जो जून 1948 में गठित हुई थी और दिसंबर 1948 में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के आने के बाद, एसके धर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आंदोलन थोड़ा और उग्र हो गया। दक्षिण भारत में आंदोलन थोड़ा उग्र हो गया। मद्रास में तेलुगु भाषियों को मिलाकर मद्रास में तमिल भाषियों के लिए एक अलग राज्य की डिमांड लगातार की जा रही थी। दिसंबर 1948 में, इस रिपोर्ट के आने के बाद दिसंबर 1948 में कांग्रेस ने एक कमेटी गठित की। इसीलिए भाषाई प्रांत समिति का गठन किया और इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसे जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। क्यों जेवीपी कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और तीसरा पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स इसमें थे, इसीलिए इस कमेटी का नाम, भाषाई प्रांत समिति का नाम, जिसे कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में गठित किया था, उसे जेवीपी समिति के नाम से जाना गया। क्यों जाना गया? क्योंकि इसमें 3 मेंबर थे, उनके नाम के, सदस्यों के नाम के पहले अक्षर के आधार पर इसे कहा गया। और जेवीपी समिति ने भी अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में साफ साफ अस्वीकार किया, माने इसी बात को स्वीकार किया। और ये जो अप्रैल 1949 में जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है और उस रिपोर्ट में साफ साफ भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। तो जेवीपी समिति ने भी क्या किया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो भारत में 1950 में जो राज्यों का एकीकरण किया गया था वो एक प्रकार से अस्थायी था। आज़ादी के ठीक बाद आवाज उठने लगी अलग होने की, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, और इस पर विचार करने के लिए एसके धर समिति की रिपोर्ट आती है और एसके धर समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार किया और दिसंबर 1948 में कांग्रेस ने भाषाई प्रांत समिति का गठन किया। और भाषाई प्रांतीय समिति ने भी, जिसको जेवीपी समिति के नाम से जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दिया और भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार किया। अर्थात एसके धर कमेटी की रिपोर्ट को ही एक प्रकार से स्वीकार किया गया। एसके धर समिति की रिपोर्ट और जेवीपी समिति, इन दोनों की रिपोर्ट, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को आधार को अस्वीकार करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई थी,
इस रिपोर्ट के आने के बाद साउथ इंडिया में आंदोलन काफी उग्र हो गया और कांग्रेसी नेता पोट्टी श्री रामुलु 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो जाता है। तो एक तरह से भाषाई आधार पर प्रांतों की जो मांग चल रही थी, पोट्टी श्री रामुलु की भूख हड़ताल के बाद, निधन के बाद आंदोलन काफी उग्र हो गया और इतना उग्र हो गया कि अंततः भारत सरकार को मजबूर होकर भारत में भाषाई आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा और अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो मजबूर होकर के भारत सरकार को अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। तो भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। कब? अक्टूबर 1953 में अस्तित्व में आया। ठीक, तो यहां तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश के अस्तित्व में आते ही पूरे देश में अलग अलग कोनों में क्या शुरू हो गया? आवाज आने लगी कि अलग अलग भाषा भाषियों के माध्यम से आवाज शुरू हो गई। पूरे देश में एक आंदोलन काफी उग्र हो गया। अलग अलग हिस्सों से भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग काफी तीव्र होने लगी। भारत में 1953 में आंध्र प्रदेश पहले भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण के बाद पूरे देश में भूचाल सा आ गया और हर कोने से राज्यों के नए राज्यों के डिमांड आने लगी, मांग आने लगी, अलग अलग भाषा भाषियों के द्वारा आवाज उठने लगी। और दिसंबर 1953 में भारत सरकार को एक राज्य पुनर्गठन आयोग, 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा, जो व्यापक तौर पर भारत के पुनर्गठन पर, भारत में राज्यों के पुनर्गठन पर जिसे विचार करना था, जिसमें कुल 3 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता फजल अली कर रहे थे। के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 क्या थे? सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955 में आती है। तो इनकी जो रिपोर्ट आई वो कब आई? 1955 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को मुख्य आधार बताया। इनकी जो संस्तुति आई क्या बताया? कि भारत में राज्यों के निर्माण में मुख्य आधार भाषा होना चाहिए, लेकिन इस कमेटी ने एक राज्य एक भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया। यहां सोचने समझने वाली बात है, राज्य के निर्माण का आधार भाषा तो होगा, लेकिन एक राज्य एक भाषा, इस सिद्धांत को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। माने इस आधार पर तो भारत में बहुत से राज्य बनते, तो एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए भारत में इस बात पर जोर दिया, संस्तुति किया कि भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन हो भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। ठीक, तो साथ ही साथ बताया कि भारत में भाषा, साथ ही साथ बताया कि भारत में राज्यों के गठन का आधार भाषा हो, लेकिन केंद्र में देश के कभी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखा जाए। तो रिपोर्ट में भाषा को तो आधार माना, लेकिन एक राज्य एक भाषा कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन हमेशा जब भी राजनीतिक इकाई का पुनर्निर्धारण किया जाए तो ध्यान रहे राष्ट्रीय एकता कभी भी बिगड़ने न पाए। तो ध्यान में किसको रखना था? राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया। तो फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति क्या थी? संस्तुति थी 1955 में रिपोर्ट आई, भाषा आधार होना चाहिए अनिवार्यतः, लेकिन राष्ट्रीय एकता सबसे प्रमुख है। इस बात को ध्यान में रखकर और एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। ठीक, तो फजल अली की ये रिपोर्ट दिसंबर 1953 में भारत में फजल अली आयोग ने 1955 में जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें 4 आयामी राज्यों के, जो अभी पीछे हम लोगों ने देख करके आया कि 1950 में हम लोग देखे कि भारत में जो राज्य क्षेत्र थे
वो 4 श्रेणियों में विभक्त थे, ए बी सी डी। इन 4 श्रेणियों का जो वर्गीकरण था उसको समाप्त करते हुए जो रिपोर्ट किया कि भाई 2 श्रेणियों में राज्य क्षेत्र होने चाहिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जो राज्यों के पुनर्गठन में कौन से राज्य बनेंगे, 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की संस्तुति किया। ठीक, तो फजल अली आयोग ने जो राज्यों के पुनर्गठन की बात कही, जिसमें भाषा आधार हो लेकिन एक राज्य एक भाषा आधार न हो, और राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में सबसे प्रमुख तत्व एकता हो, राष्ट्रीय एकता हो। ठीक है, तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की संस्तुति करी। फजल अली आयोग की रिपोर्ट को कुछ परिवर्तनों के साथ सरकार ने स्वीकार किया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। तो भारत में इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत व्यापक तौर पर भारत में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 1 नवंबर 1956 को व्यापक तौर पर राज्यों का, पूरे देश में राज्यों को पुनर्गठित करते हुए क्या किया गया, कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को व्यापक तौर पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठित करके कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित स्थापित किए गए और रिपोर्ट थी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक, इस तरह से भारत में फाइनली 1956 में व्यापक तौर पर राज्यों का पुनर्गठन होता है और इस तरह से कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे, भारत राज्य क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और इस सेशन को करिए शेयर, एक लाइक, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक लाइक करिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए और सेशन को शेयर जरूर करिए। जिस भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हो, एक बार इस सेशन को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए 1956 में जब नए नए राज्यों का गठन हो गया, बड़े व्यापक पैमाने पर राज्यों का पुनर्गठन हो गया। राज्य और संघ शासित क्षेत्र 2 श्रेणियों में हो गए, ए और बी श्रेणियां, 4 श्रेणियां समाप्त हो गईं। 1 नवंबर 1956 के बाद व्यापक स्तर पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, लेकिन उसके बाद 1956 से लेकर अब तक समय समय पर भारत में नए नए राज्यों की मांग उठती रही। ठीक है, और जब नए नए राज्यों की मांग उठती रही तो समय समय पर क्या होता रहा, राज्यों का निर्माण होता रहा और राज्यों का निर्माण होते होते वर्तमान स्वरूप आया। ठीक है, राज्यों का निर्माण होते होते ये वर्तमान स्वरूप देश का हुआ है। तो सबसे पहला राज्य भाषाई आधार पर गठित होने वाला था कौन सा? सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश 1953 में, लेकिन दूसरा जो राज्य था वो था बंबई को गुजरात और महाराष्ट्र, इन 2 राज्यों में अलग किया गया। तो हम एक बार नज़र डाल लेते हैं हम लोग।
प्रमुख राज्य कब अस्तित्व में आए? तो देखिए 1960 में बंबई राज्य को अलग करके गुजराती भाषा के लोगों के लिए एक गुजरात राज्य और मराठी भाषा भाषी लोगों के लिए एक महाराष्ट्र राज्य, 2 राज्य अस्तित्व में आए। 1954 में दादर नगर हवेली 1954 में पुर्तगालियों से दादर नगर हवेली भारत को मिला और 1961 में दादर नगर हवेली भारत के एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में इसे स्थापित किया गया। ठीक, फिर गोवा दमनदीप की बात करें तो 1961 में पुर्तगालियों से ये भारत को मिला और 1962 में ये एक संघ शासित क्षेत्र बना। 1987 में इसमें से गोवा क्या हो जाता है, एक पूर्ण राज्य बनता है। तो गोवा का 2 स्टेटस है। गोवा 1962 में संघ शासित प्रदेश बनता है और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, 1954 में पांडिचेरी 1954 में फ्रांस से भारत को मिला और 1962 में इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया और वर्तमान में इसका स्टेटस क्या है, एक संघ शासित प्रदेश है। नागालैंड 1963 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1966 में हरियाणा और चंडीगढ़ ये 2 राज्य अस्तित्व में आते हैं और 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1972 में नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय अस्तित्व में आए थे। बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था। सिक्किम 1947 में भारत द्वारा एक रक्षित राज्य के रूप में स्थापित किया गया और 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 द्वारा यह भारत का अस्थायी राज्य बना और फिर 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा भारत के अस्थायी राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्रदान किया गया। ठीक, तो बंबई, दादर नगर हवेली, गोवा, दमनदीप, पांडिचेरी, नागालैंड, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, समय समय पर मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम। और अगर बात करें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आए थे। फिर 2000 में, सन 2000 में 3 नए राज्य अस्तित्व में आते हैं, 26वां, 27वां और 28वां। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ 26वां राज्य मध्य प्रदेश से कटकर बना और उत्तर प्रदेश से कटकर 27वां राज्य। नवंबर 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया और बिहार राज्य से अलग होकर के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया कौन, झारखंड राज्य। ठीक है, फिर एक बड़े व्यापक पैमाने पर आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ और तेलंगाना 2014, जून 2014 में तेलंगाना अस्तित्व में आया और ये भारत का 29वां राज्य बना। फिर 31 अक्टूबर 2019 को भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 में संशोधन करके जम्मू कश्मीर जो राज्य था और एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसे समाप्त किया गया और वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर का राज्य का स्टेटस समाप्त किया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो हमारे पास जो 29 राज्य थे बचे 28 राज्य और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश चल रहे थे वो हो गए 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन आगे 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमनदीप का आपस में मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो अब 26 जनवरी 2020 से जो स्टेटस है, हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, भारत में राज्यों के पुनर्गठन की, किस प्रकार से राज्यों का निर्माण हुआ। आशा है कि ये क्लास काफ़ी आपके लिए मददगार होगी। क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर क्लास की तरह इस क्लास में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास पर आधारित, इस वीडियो पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चन लगे हैं। तो इस क्लास को पूरा देखने के बाद, नोट्स मेंटेन करने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना ना भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर किसी खास कॉन्सेप्ट क्लास के साथ आपके बीच हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।